वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 16 अमन और याना के रोमांटिक पल हॉट सीन्स। अब याना अमन का इशारा समझकर एकदम बोली व्हाट डू यू मीन। तब अमन ने मुस्कुराकर कहा अब इतनी भी ना समझ नहीं हो जो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, मुझे अपना कोई भी काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं, इसलिए आज मुझे वो पूरा करना है जो उस दिन होटल में अधूरा रह गया था और तुम वहाँ से भाग आई थी। अब याना ने एकदम गुस्से से में कहा मैं तुम्हें अपनी वर्जिनिटी नहीं दूंगी। तब अमन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा क्यों नहीं दोगी, मैं लेकर रहूंगा और जो चीज मेरी है मैं उसको छीन भी सकता हूँ। अब याना अपने कदम पीछे ले रही थी और एकदम पैड के तने से उसकी पीठ टकरा गई। अब याना ने भराई हुई आवाज में कहा मैं अपनी वर्जिनिटी सिर्फ अपने हस्बैंड को दूंगी। तब अमन ने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा तो ये समझ लो तुम्हारी वर्जिनिटी तुम्हारा हस्बैंड ही ले रहा है। अब याना ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसके बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की और चीख कर कहा तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और ना मैं कभी तुमसे शादी करूंगी। तब अमन ने कहा तुम किसी भी एरे गहरे को अपने करीब आने से नहीं रोकती। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी जो तुमने मुझसे बैर पाल कर बैठी हो। तुम्हारे डेट तुम्हारे पास है, एक बार उनसे बात करके तो देखो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब याना ने चीढ़कर कहा प्लीज डोंट गिव मी लेक्चर। तब अमन ने कहा आई थिंक यू राइट, मुझे भी फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब पॉइंट पर आते हैं, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जान बचाऊं तो तुम मुझसे एक डील करनी पड़ेगी, अपनी जान या फिर अपनी वर्जिनिटी। और याना अब अमन को पथराई नजरों से देख रही थी और अमन मन ही मन में हंस रहा था और उसकी हालत से मजे ले रहा था। वो सिर्फ उसको डरा रहा था क्योंकि उस बेवकूफ लड़की को नहीं पता था अमन उसके जान की हिफाजत तो अपनी जान देकर भी करता, क्योंकि वो सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं था, उसका हस्बैंड भी था। और याना उसके लिए कोई आम लड़की नहीं थी, उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी, उसकी मोहब्बत थी कि उसको तो मरकर भी उन्हें नहीं देता। वो सिर्फ याना से थोड़े से मजे लेना चाहता था क्योंकि वो लड़की काफी तड़पा चुकी थी उसको, इसलिए थोड़ा बहुत वो भी सता रहा था। लेकिन अब याना ने जो कहा अमन को यकीन नहीं आया, ये सब उसकी याना कह रही है। आज याना ने पहली बार रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर उसके पैरों में बैठते हुए कहा अमन प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी गैर मर्द को अपनी इज्जत नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मुझे नहीं बचाना तो मत बचाओ, लेकिन मुझे उन्हें देने से पहले गोली मार देना, क्योंकि मैं अपने जीते जी किसी भी नॉन मेल के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी। क्योंकि एक इंडियन लड़की की इज्जत उसकी जान से ज्यादा नहीं होती। और फिर याना अपने हाथों में मुंह छुपा कर रोने लगी और अमन को उस पर टूटकर प्यार आया और उसको कंधों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसको अपने सीने में छुपा लिया और मुस्कुराते हुए कहा याना तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर तुम्हें एक लड़की की इज्जत, उसकी मान मर्यादा का ख्याल है। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? क्योंकि ये अमन अच्छी तरह जानता था उसकी माँ उसको इतने अच्छे संस्कार नहीं दे सकती थी। तब याना ने आहिस्ता से भीगी आवाज में कहा तुम्हारे जाने के बाद डेड ने मेरे लिए एक नैनी रखी थी जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मुझे इतना प्यार करती थी जितना आज तक मोम नहीं किया। वो मुझे बहुत समझाती थी, उन्होंने ही मुझे बताया एक औरत की इज्जत हर चीज से बढ़कर होती है, इसलिए आज तक मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। अब अमन ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमकर कहा अब किधर है वो, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने मेरी याना को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। उन्होंने मेरी इज्जत को महफूज रखा है। अब याना ने आहिस्ता से भीगी आवाज में कहा उनको मामा ने घर से निकाल दिया और वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं और एक दिन डेड ने बताया वो मर गई। अब अमन ने एक गहरा सांस लिया। अब अमन ने कहा याना क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अब याना ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा हाँ। तब अमन ने कहा तो फिर मुझे अपने करीब आने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारी वर्जिनिटी नहीं लूंगा। लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है याना, मैं प्यासा हूँ। मेरी प्यास बुझा दो याना। अब याना ने आहिस्ता से कहा मेरे पास पानी नहीं है, मेरी बोतल कॉलेज में ही रह गई। तब अमन ने उसके कान में आहिस्ता से कहा मुझे पानी की नहीं याना की प्यास लगी है।
मैं तुम्हें पीना चाहता हूँ। याना ने सवालिया नजरों से अमन को देखा और अब अमन की नजर उसके सीने पर थी। अब याना ने फिर से उससे पीछे हटना चाहा, तब अमन ने उसको खुद में भींचते हुए कहा, याना प्लीज एक बार मुझे फील करने दो खुद को। तब याना ने कहा, ये गलत है। तब अमन ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। जिस तरह चांद के पास उसकी चांदनी का करीब होना गलत नहीं है, सूरज के पास उसकी रोशनी का करीब होना गलत नहीं है, फूलों के पास उसकी खुशबू का करीब होना गलत नहीं है, वैसे ही याना के पास अमन का करीब होना गलत नहीं है। अब अमन ने उसके गले को चूमते हुए कहा, याना यहाँ से निकलना है या नहीं? अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो। अब अमन ने आहिस्ता से कहा, प्लीज याना प्लीज। अब याना ने आहिस्ता से औ कहा। अब अमन ने शिद्दत से उसके गले को चूमते हुए अपने एक हाथ से उसके शर्ट के बटन खोल दिए और अमन ने अब याना को एकदम घुमा दिया और उसका चेहरा पेड़ के तने से लगा हुआ था। अमन ने पीछे से उसकी इनर की डोरी खोल दी और अब अमन शिद्दत से याना की कमर को चूम रहा था और याना की सांसें गहरी हो रही थी और अमन उसकी कमर को किस करता हुआ नीचे पंजे के बल बैठ गया और अब दोनों हाथों से उसके हिप और बीबी को दबोचता उनको चूम रहा था। अब वो खड़ा हुआ तो उसने याना को सीधा किया और एक झटके से उसकी इना को नीचे कर दिया और अब याना की सिसकियां इस जंगल में गूंज रही थी। वो बुरी तरह से अपने होठों को काट रही थी क्योंकि वो अमन की शिद्दत अपने सीने पर बर्दाश्त कर रही थी, जो किसी सदियों के प्यासे की तरह उसके सीने से अपनी प्यास बुझा रहा था। याना कभी उसके होंठ, कभी उसकी जीभ, कभी उसके दांत तो कभी उसके हाथ की शिद्दत अपने सीने पर बर्दाश्त कर रही थी। वो उसकी भूखा भेड़िया उसकी जान निकालने पर तुला था। याना के पैर कांपने लगे थे, लेकिन अमन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो जैसे अपना आप भूल चुका था। उसके करीब आकर याना की टांगों ने जवाब दे दिया। वो बैठने लगी, लेकिन अमन ने उसको अभी भी नहीं छोड़ा और उसी तरह उसके साथ साथ नीचे बैठ गया और अब याना वजूद उस चट्टान जैसे जिस्म के नीचे दबसा गया। याना ने अपनी मुट्ठी में घास को दबोच लिया था अब और एक हाथ अमन के बालों में डालकर उसका चेहरा अपने सीने में भींचने लगी क्योंकि अब वो भी उसके इतना करीब आने पर पिघल रही थी। अब याना भी इस पल को मदहोश कर फील कर रही थी। दोनों की सांसें शिद्दत से भारी हो रही थी। अब अमन ने अपने हाथों से उसके ब्रेस्ट को मेज करते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, उफ याना, इट्स सो हॉट, आई एम फीलिंग हॉट। अब याना ने उसके दांत की शिद्दत से घबरा कर कहा। याना आहिस्ता से कहा, प्लीज अमन लीव मी। अब अमन ने गहरे गहरे सांस लेते हुआ, आई कांट, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। यू आर माइन, तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा मेरा है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो उसको दीवानों की तरह चूमता हुआ उस ओर अपना हक जता रहा था। अब याना पसीने में भीग चुकी थी क्योंकि अमन की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आज मत रोको, मुझे पीने दो इस जिस्म को जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। इस जिस्म ने मुझे पागल कर दिया है, तुमने आग लगा रखी है तुमने। आज इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर से अमन उसके बड़े सर पर बाइट कर ली तो याना की एक दबी दबी सी चीख निकली और अमन एक पल को रुका और फिर से स्टार्ट हो गया और तभी उनके पास हवा में फायर हुई और याना एकदम चीख उठी और अमन एक झटके से अलग हुआ और जल्दी से याना की ब्रा नीचे कर दी और उसके शर्ट को ढक दिया। और अब अमन ने शोले भरी आंखों से उस आदमी को देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में बिजी देखकर मुस्कुरा रहा था। अब अमन का खून खोल गया और गुस्से में कहा, साले तेरी माँ की तारानकन, मेरे रोमांस में कोई ना कोई अपनी टांग ठूंसने आ जाता है। अमन ने अब उसकी गर्दन पकड़ी और एक बाद एक घूंसे उसके मुंह पर मारने शुरू कर दिए। जब तू रोमांस करता है अपनी बीवी से तो मैंने रोका, मेरे टाइम पर ही क्यों सबकी माँ मरती है। और अमन ने मारते मारते उसका मुंह तोड़ दिया था और गुस्से में उसके पेट में लात मारते हुए कहा, एक तो बीवी इतनी मुश्किल से मानी है और तभी तू आ गया अपनी ऐसी तैसी कराने। और याना दूर खड़ी अमन को उसको बुरी तरह पीटता हुआ देख रही थी। वो मर चुका था लेकिन अमन नहीं रुक रहा था। और तभी किसी ने पीछे से आकर याना पर फायरिंग करने लगा और अमन एक स्पीड में आया और याना को अपने साइड कर लिया और एक गोली अमन के बाजू को छूते हुए निकल गई। और अमन ने तभी अपने जूते से चाकू निकालकर उस आदमी के हाथ पर मारा और गन फुर्ती से उठाकर उस पर फायर कर दी। अब याना बुरी तरह से घबराने लगी है और अमन ने उसके हाथ में रुमाल देते हुए कहा, ये लो बांधो इसे। और याना ने उसके हाथ पर कांपते हाथों से रुमाल बांध दिया और अमन ने उसको झाड़ियों की ओट में बैठा कर कहा, तुम सिर्फ यहाँ 10 मिनट रोको, मैं बस अभी आया। और अमन जैसे ही आगे बढ़ा तभी याना उससे लिपट गई
और अमन शौकसार रह गया और याना ने अब रोते हुए उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया था और उसके बनियान को मुट्ठी में भींच कर लिया और रोते हुए कहा, अमन मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग हमें मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। अब अमन ने उसको अपने सीने में भींच कर उसके सर को चूम कर कहा, शश शश शश, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अब याना ने रोते हुए हाँ कहा, अगर भरोसा है तो यहाँ मेरा बस 10 मिनट वेट करो, मैं सिर्फ 10 मिनट में आया, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। और अमन ने आहिस्ता से उसको खुद से अलग किया और वही बैठा दिया। और अब अमन बाहर आया और एक चाकू उठाया और जो आदमी जंगल में उनको पकड़ने आए थे, अब अमन उन पर टूट पड़ा। उसने सबको एक फुर्ती से काटना शुरू कर दिया। वो नहीं देख रहा था किसके कहाँ लग रही है, वो बस उनको काट रहा था। तब भी 2-3 आदमी भागते हुए बाहर आए और अपने बॉस को कॉल करते हुए कहा, सर ये आदमी तो हमारे सारे लोगों को बुरी तरह से मार रहा है और दिखाई नहीं दे रहा, बस लोगों के चीखने की आवाज आ रही है। तब उनके बॉस ने कहा, वो गोरिल्ला घात कर रहा है, जल्दी वहां से निकलो, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कोई खतरनाक आर्मी ऑफिसर है, वो सबको मार देगा, तुम सब वहां से जल्दी निकलो। और कुछ देर बाद अमन को आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आया और अब अमन ने उसकी फोटो क्लिक कर ली और अमित से उसकी सारी जानकारी निकालने को कहा। अब वो याना के पास आया जो झाड़ियों में बैठी बहुत बुरी तरह घबरा रही थी और अब अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो याना एकदम चीख उठी और अमन ने उसको प्यार से समझाते हुए कहा, डरो मत, इट्स मी। और अब याना फिर से उसके सीने से लिपट गई और अब उसने याना से कहा, घर चलो। वो लोग भाग गए। अब याना पूरे रास्ते उसके बगल में छुप कर आई। वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे से उसने याना को संभाला हुआ था और अमन बेहद खुश था कि उसकी बीवी अब उसके करीब आने लगी है, उसकी मोहब्बत को समझने लगी है। अब याना की आंखें खुली तो वो अमन के सीने पर सर रखकर सो रही थी और अमन का की सीट से सर टिकाए उसको ही प्यार से देख रहा था। अब याना ने देखा गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है और तभी याना ने एक झटके से उससे अलग होकर कहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तब अमन ने कहा, पहली बार तुम मेरे सीने पर सर रखकर सोई हो, इस खूबसूरत लम्हे को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर देता? और अब याना ने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मेरी वजह से तुम कितने जख्मी भी हो गए। अब अमन ने कहा, याना आज जो खूबसूरत एहसास तुमने मुझे दिया, जो सुकून तुमने मुझे दिया है, उसके बदले ये जख्म तो कुछ नहीं है, थैंक यू। तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत यादगार पल मुझे दिए हैं, जिनको मैं मरते दम तक भी नहीं भूला पाऊंगा। और याना का चेहरा अब बलिश करने लगा और अब याना शर्मा कर दरवाजा खोलकर अंदर भाग गई। अब अमन खुशी के मारे आसमानों की सैर कर रहा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर लिया था। उसकी बीवी की आंखों में जो उसने आज जज्बे देखे थे, उसको देखने के लिए उसने कितना इंतजार किया था। अब वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अब मोना ने याना को अपने सामने देखकर उसको सीने से लगाते हुए कहा, आप ठीक तो है याना माय बेबी? ईशा ने बताया आप पर अटैक हुआ था। अब याना ने सब कुछ मोना और अपनी मोम की फैमिली को बता दिया और अब याना ने कहा, मामा अगर आज अमन नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होती है, उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। अब मोना ने मुंह बनाकर कहा, उससे ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारे डैड ने ही तुम्हारे पीछे भेजा था और तुम्हें बचाने के लिए उसने तुम्हारे डैड से एक बहुत बड़ी डील की है। मोना फिर से याना के दिल में अमन के लिए जहर भरने लगी थी, जबकि साहिल तो कंट्री से बाहर गया हुआ था। तब याना ने कहा, मोम आप गलत कह रही हैं, उसने बिना किसी लालच के मुझे बचाया है। अगर उसको पैसा ही चाहिए होता तो वो उन लोगों से डील करके मुझे उनके हवाले कर देता। तब मोना ने कहा, उसकी डील पैसों को लेकर नहीं है बल्कि कुछ बड़ा लेने की है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा कैसे तुम्हारे डैड उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और तुम्हें बचाने के लिए भीख मांग रहे थे और वो तुम्हारे डैड से सौदेबाजी कर रहा था। अब याना का खून खोलने लगा। अब उसको लगा जैसे अमन ने उसको ठग लिया हो और अब याना को उसके एहसास से नफरत होने लगी और वो भागती हुई अपने रूम में गई और अब शावर खोलकर उसके नीचे बैठकर बुरी तरह चीख चीख कर रोने लगी। चल 17 अब होगी अमन की इज्जत की नीलामी। रेलवेज मिनिस्टर राजपाल कोठारी फोन पर अपने ऑफिस में बैठे बातें कर रहा था जब किसी ने उनके शीशे के कैबिन को लात मारकर खोला और एक लात में ही उस दरवाजे के अंजर पंजर ढीले हो गए और मिनिस्टर इस अचानक आफत पर कुर्सी से उछालकर खड़ा हो गया। अब उसने देखा एक लंबा चौड़ा नौजवान मिनिस्टर के सामने वाली कुर्सी पर मेज पर दोनों टांगे क्रॉस की तरह रखकर बैठ गया
और अपनी गन निकालकर मिनिस्टर के सामने मेज पर रखी और मिनिस्टर ने एकदम फोन काटकर कहा, मेजर साहब आप यहाँ, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। अब अमन उसको खून बरसाती नजरों से देख रहा था। तब उसने कहा, क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? तब अमन ने पूछा, उस लड़की को क्यों मारने चाहते हो तुम? तब मिनिस्टर ने कहा, ये सब छोड़िए, क्या मांगाऊं आपके लिए, ठंडा या गर्म? अब अमन ने गुर्रा कर कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगली बार मैं नहीं, मेरी बंदूक बात करेगी। याना गहलोत से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, क्यों मारना चाहते हो उसे? तब मिनिस्टर ने नजरें बदलते हुए कहा, को कौन याना? मैं किसी याना को नहीं जानता। अब अमन ने कुर्सी से खड़ा होकर उसका कॉलर पकड़ा और अपनी गन उसके माथे पर रख दी। और अब अमन ने कहा, जल्दी बक दे वरना कुर्सी और जान दोनों से हाथ धो बैठेगा। और उस मंत्री ने एकदम कहा, बताता हूँ, ये गन नीचे करो पहले। अब अमन फिर से कुर्सी पर टांग पर रखकर बैठ गया। अब उस मंत्री ने आहिस्ता से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरा एक ही बेटा था अर्जुन, खूबसूरत जोशीला नौजवान, जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, बाहर जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा इकलौता बेटा होने की वजह से मैंने उसको बाहर जाने नहीं दिया। उसका दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज मिरांडा हाउस में उसका एडमिशन करा दिया। वो बहुत खुश था, नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक था उसको, बहुत खुश रहता था। मेरा बेटे में खूबियां और हुनर कूट कूट कर भरा था, लेकिन ऊपर वाले ने उसको एक ही कमी दी थी, वो एक पैर से अपाहिज था, एक पैर उसका नकली था। लेकिन मेरे बेटे ने कभी इस कमी की वजह से खुद को कमजोर नहीं समझा, कभी इस बात को लेकर उदास नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक याना नाम की लड़की उसकी तबाही बनकर आ गई। वो लड़की मेरे बेटे की क्लास में थी और मेरे बेटे को उस पत्थर दिल लड़की से जुनूनी मोहब्बत हो गई और उसने मुझे भी पता नहीं चलने दिया कब वो प्यार की आखिरी हदों में पहुंच गया। और एक दिन उसने कॉलेज में उस लड़की को प्रपोज कर दिया, लेकिन उस जालिम लड़की ने मेरे बेटे को उसकी कमी का शिद्दत से एहसास कराया। उसने मेरे बेटे की पूरे कॉलेज के सामने मजाक बनाया और उसको लंगड़ा अपाहिज मोहताज कहकर उसको बुरी तरह से ठुकरा दिया। उस लड़की ने मेरे बेटे की इस कमी को उसके लिए अभिशाप बना दिया। जिस लड़के ने कभी इसको कमी नहीं समझा, उस लड़की ने उसको एहसास दिला दिया वो इस कमी के साथ जीने लायक ही नहीं है। और मेरे बेटे से उस लड़की का इस तरह खुद का ठुकराना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद को गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली और मेरे लिए एक खत छोड़कर गया। उसने खत में लिखा था, पापा, जिस लड़की की वजह से मैं दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो गया, वो लड़की भी अब दुनिया में रहनी नहीं चाहिए। अगर वो मेरी ना हो सकी तो पापा, तो उसको और किसी की भी मत होने देना। अगर मैं उसको दुनिया में ना पा सका तो उसको मेरे मरने के बाद मेरे पास ही भेज देना। उसको यहाँ मेरा होना पड़ेगा पापा, ये मेरी आखिरी इच्छा है। मेरे मरने के बाद याना को मेरे पास भेजना आपकी जिम्मेदारी है। और ये कहकर मिस्टर रोने लगा और अमन को अब उस मंत्री का दुख वाकई बड़ा लगा और याना पर बहुत गुस्सा भी आया। अब मंत्री ने कहा, तब से हमने अपने बेटे की मौत की कसम खा ली, हम अपने बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। और हमने अभी तक अपने बेटे की अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं किया है, क्योंकि हम अपने बेटे की अस्थियां और उस लड़की की अस्थियां साथ साथ बहाएंगे, ताकि हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिल सके और हमारा बेटा उस लड़की को मरने के बाद पाले। और अब अमन ने कुर्सी से खड़ा हो गया और एक गहरा सांस लेकर कहा, मुझे बहुत दुख हुआ आपके बेटे के बारे में जानकर और मैं मानता हूँ उस लड़की ने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। हमें किसी को भी इस तरह से ठुकराना नहीं चाहिए कि वो इंसान मरने के लिए मजबूर हो जाए। अब अमन ने उस मंत्री के आगे हाथ जोड़ कहा, उस लड़की की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, उसको ना समझकर माफ कर दीजिए, वो कम अकल लड़की है और अगर आप चाहें तो मैं उस लड़की से भी आपसे माफी मांगवा दूंगा। इस बात को यही खत्म कर दीजिए। तब मंत्री ने हैरानी से कहा, आप उसके लिए मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? रिश्ता क्या है आपका उस लड़की से? तब अमन ने आहिस्ता से कहा, वो लड़की मेरी मोहब्बत है। तब मंत्री ने कहा, ओह, तो आप भी फंस गए उस लड़की के हुस्न के जाल में, कहीं आपका भी ऊपर का टिकट ना कटवा दे वो लड़की। तब अमन ने कहा, आप उस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं खुद उसको सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की भटकी हुई है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश ठीक नहीं की है। अब मिनिस्टर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। मैं उस लड़की को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं उस लड़की को जिंदा देखता हूँ मुझे मेरा बेटा याद आता है और उसकी आखिरी इच्छा याद आती है। इसलिए मेजर साहब आप उस लड़की को भूल जाए
और आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, और इस लड़की से भी कई गुना खूबसूरत लड़कियां मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। बस आप इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, क्योंकि इस लड़की को मेरे बेटे के पास जाना पड़ेगा। वो लड़की सिर्फ मेरे बेटे की अमानत है, मैं उसको और किसी की नहीं होने दूंगा। तब अमन ने कहा, वो किसी और की होगी नहीं, वो मेरी हो चुकी है। वो लड़की मेरी बीवी है। अब मंत्री को एक गहरा शौक लगा। तब उसने कहा, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं उस लड़की का बायोडाटा निकाल चुका हूँ, वो लड़की कुंवारी है। तब अमन ने कहा, उसकी शादी मुझसे तभी हो गई थी जब वो 3 साल की थी, और इसके बारे में खुद उस लड़की को भी नहीं पता है। और आपको तो ये पता ही होगा, एक औरत जिसके साथ 7 फेरे ले लेती है, 7 जन्मों तक के लिए उसकी हो जाती है। आपके बेटे को वो ना यहाँ मिली है और ना वहाँ मिलेगी, या ना यहाँ भी मेरी है और वहाँ भी मेरी है। इसलिए आपकी भलाई इसी में उस लड़की को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसके पीछे उसका पति जनरल मेजर अमन सिंह शेखावत खड़ा है, जो अपनी बीवी की तरफ उठने वाली उंगली का हाथ ही जड़ से उखाड़ देगा। इसलिए दूर रहिए, बीवी से बना आपकी अस्थियां आपके बेटे साथ बहाई जाएगी। ये कहकर अमन बाहर निकल गया और राजपाल कोठारी आंखें फाड़े देख रहा था। और अब अमन के जाने के बाद मंत्री का पापा बाहर आया और उससे कहा, सर ये तो बहुत बुरा हुआ। सर वो लड़की इस जनरल मेजर की बीवी है। अब उस लड़की को मारना तो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि उसके पीछे ये थल सेना का मालिक अमन सिंह शेखावत खड़ा है, जो बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुका है। अब मंत्री ने कहा, मरना तो उस लड़की को हर हाल में पड़ेगा। अब हम उसको डायरेक्ट ना मारकर उस लड़की की ऐसी हालत कर देंगे कि वो खुद मरने पर मजबूर हो जाएगी। ससुरी। अमन अब अपने ऑफिस में एक मैप फैला कर बैठा था। अब अमन ने मैप पर उंगली घुमाते हुए कहा, ये है दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम, और यहाँ होगा ईवारा फैशन इवेंट, और हमारा मिशन यही है। तब एक लेडी ऑफिसर ने कहा, सर ये तो फैशन शो है, इसमें कैसा मिशन है? अब अमन ने उन सबको जानकारी देते हुए कहा, ये कोई मामूली फैशन शो नहीं है, ये इवेंट हमारे देश में पहली बार हो रहा है। ये मिस यूनिवर्सिटी और मिस वर्ल्ड के लेवल से भी बड़ा शो है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए जो शर्तें रखी जाती है वो पूरी करना हर लड़की के बस की बात नहीं है। क्योंकि इसमें शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त है लड़की 100% वर्जिन होना है। दूसरी शर्त, वो उस लेवल तक हो कि सबके सामने अपने कपड़े उतार सके। तब अमित ने कहा, ये कैसी शर्त है? 100% कुंवारी होना जरूरी है। तब अमन ने कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ उन लड़कियों की वर्जिनिटी बेची जाती है। टॉप 10 लड़कियां चुनी जाएंगी और उनको उनके हिसाब से कीमत मिलेगी, और जो नंबर 1 होगी उसकी कीमत सबसे ज्यादा लगाई जाएगी। यूँ समझ लो, ये औरतों की नीलामी का बाजार है। वो लड़कियां एक तरह की पब्लिक प्रोस्टिट्यूट कहलाती है। सीधी भाषा में कहो तो धंधा करने वाली लड़कियां, बल्कि उनसे भी गई गुजरी। बस ये समझ लो, ये ऊंचे लेवल की तवायफ है, और इनके परिवार वाले इनके दलाल हैं, जो अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए वजन रखते हैं ताकि उसकी वजनिटी मुंह मांगी कीमत में बेची जा सके, और फिर जो इंसान सबसे मोटी कीमत देकर इसको खरीदेगा वो पहले इसका इस्तेमाल करेगा और फिर इसको किसी सामान की तरह आगे बेच देगा। और लड़कियां समझती है कि उनको विनर बनने का प्राइज मिल रहा है और वो आगे चलकर टॉप मॉडल बनेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती वो किस लेवल की धंधे वाली बनेगी। तब दूसरे ऑफिसर ने कहा, इस शो को पुलिस रोकती क्यों नहीं है? तब अमन ने कहा, जब गवर्नमेंट ही इसको होस्ट कर रही है तो पुलिस क्यों रुकेगी? रोकना हमें है अपने तरीके से, इसलिए ये एक खुफिया मिशन है, और इसमें ही हमारा दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। जो लोग इस शो में जज बनकर आएंगे वो जजों की आड़ में हमारे देश के दुश्मन है। वो शो के बहाने इंडिया के कुछ खुफिया राज और कुछ हथियार खरीदने आए हैं और ड्रग्स का जहर फैलाने आएंगे। वो इन लड़कियों की कीमत लगाकर हमारे देश की इज्जत और ताकत सब लूटने आ रहे हैं, और हमारे देश के नेता, बड़े बड़े ऑफिसर उनका साथ दे रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक सौदा है वो है हमारे देश में बनने वाली नई मिसाइल की अथॉरिटी, जो चोरी से चाइना और पाकिस्तान के लोगों को बेची जा रही है। इसलिए हमें ये सब रोकना है और उन चेहरे को बेनकाब करना है जो हमारे देश के दुश्मन है। अब अमन ने कहा, इज दैट क्लियर? अब सब ने एक साथ कहा, यस सर। याना अपने रूम में बैठी थी जब ईशा उसके पास आई, और याना ने उसको हक करते हुए कहा, क्या बात है मैडम, आज इतने दिन में कैसे आना हुआ? तब ईशा ने कुछ उदास होकर कहा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है याना। तब याना ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है? तब ईशा ने कहा, क्या तुझे अमन में कोई इंटरेस्ट है? अब याना को उसके साथ जंगल में गुजारे पल याद आ गए और याना ने एकदम ख्याल झटक दिया। अब याना ने कहा, नहीं, मुझे उस 2 कोड़ी के बॉडीगार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बात क्या है? तब ईशा ने कहा, याना मैं अमन को बचपन से पसंद करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये आज तक नहीं पता चला, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। तब याना ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, बताओ क्या हेल्प चाहिए?
तब ईशा ने कहा तू अमन को मेरे साथ डेट पर चलने के लिए कहना, मैं उसको प्रपोज करना चाहती हूँ। तब याना ने कहा तुम खुद ही क्यों नहीं उसको प्रपोज कर देती। तब ईशा ने कहा यार वो मुझे मना ना कर दे इसलिए कहते हुए डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम कहोगी तो वो तुम्हारी बात मान जाएगा। तब याना ने कुछ सोचते हुए कहा ठीक, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। तब ईशा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। अब याना ने मुस्कुराकर कहा यार तुम मेरा बॉडीगार्ड डेट पर ले जाना चाहती हो तो मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए। तब ईशा ने कहा क्या चाहिए। तब याना ने कहा मुझे इस साल के सारे असाइनमेंट चाहिए। तब ईशा ने कहा यार मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तब याना ने कहा लेकिन मैं नहीं बना पाए इसलिए मुझे वो चाहिए, तुम दूसरे बना लेना। तब ईशा ने कुछ सोचते हुए कहा मैं उनको किसी कीमत पर नहीं देती, लेकिन अमन के लिए कुर्बान कर रही हूँ। तब याना ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा चल जा तेरा काम हो जाएगा, और ईशा मुंह बनाकर चली गई। अमन अभी मीटिंग में था जब याना का कॉल आया और अमन को पहली बार उसका कॉल देखकर बेइंतहा खुशी मिली, क्योंकि पहली बार उसकी बीवी ने उसको कॉल किया था। अब अमन नंबर देखकर मुस्कुराने लगा तो पास बैठी लड़की ने दूसरे के कान में कहा आज पहली बार सर मीटिंग के बीच में ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कोई खास कॉल है। तब अमन ने सबसे एक्सक्यूज करते हुए बाहर की तरफ जाने लगा और सबको हैरानी हुई कि आज पहली बार उस मेजर ने मीटिंग बीच में छोड़ दी थी। अमित के कान में किसी ने कहा लगता है हमारी भाभी का कॉल आ गया। तभी तो सर के एकदम से अंदाज बदल गए हैं। अब अमन मोबाइल लेकर एक साइड आया और मुस्कुरा कर कहा जहे नसीब, आज कैसे इस दीवाने की याद आ गई आपको। अब याना ने एकदम कहा मुझे तुमसे मिलना है। अब अमन ने एकदम मुस्कुरा कर कहा कब, और कहा अभी आ जाओ। तब याना ने कहा अभी नहीं, आज शाम 5 बजे। डेट के आउट हाउस में डेट बाहर गए हुए हैं। तब अमन ने फोन अपने होठों के पास लाकर मुस्कुरा कर आहिस्ता से कहा क्या इरादे हैं, कहीं जंगल का रोमांस काम तो नहीं कर गया। तब याना ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा तुम पहले आ जाओ, इरादे भी साफ पता चल जाएंगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तब अमन ने कहा यार आज मैं खुशी से मरना जाऊं। तब याना ने कहा इतनी जल्दी क्या है मरने की, अभी तो मुझे बहुत झटके देने हैं तुम्हें। अब अमन ने आहिस्ता से खुमारी में कहा झटके तुम नहीं, मैं दूंगा तुम्हें, और ऐसे ऐसे झटके दूंगा तुम्हारी चीखें आसमानों को छू जाएंगी। और अब याना ने गुस्से में कहा शट अप, और अमन हंसने लगा। तब याना ने कहा आज शाम 5 बजे तुम्हें आना है। तब अमन ने कहा मुझे क्या मिलेगा आकर, बहुत कुछ, पहले आ तो जाओ। अब अमन ने हंसते हुए कहा अब तो घड़ियां उंगलियों पर गिननी पड़ेगी। अब याना ने फोन बंद कर दिया और अमन मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। याना अब अमन से बात करके जैसे पलटी, तभी मोना उसके पास आई और उसके साथ एक हॉट फिगर लेडी भी थी। अब मोना ने कहा याना ये है तुम्हारी ट्रेनर, ईवारा इवेंट के लिए ये तुम्हें तैयार करेगी, क्योंकि कई मिस यूनिवर्सिटी और मिस वर्ल्ड को इन्होंने ही ट्रेन किया है। तब याना ने उस लेडी से हाथ मिलाकर हाय हेलो किया। अब उस औरत ने याना को देखकर कहा आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, ये जरूर टॉप 1 पोजीशन लेगी। और याना एक अदा से मुस्कुराई। तब उस लेडी ने कहा आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के रूल पता है ना। तब मोना ने कहा ऑफ कोर्स, इस कॉन्टेस्ट के लिए तो आज तक मेरी बेटी ने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया और ना किसी मर्द को खुद को छूने दिया है। अब याना को एकदम अमन के साथ गुजारा हर लम्हा याद आ गया। अब याना ने दिल में कहा थैंक गॉड, मैंने अमन को नैनी की झूठी कहानी सुनाकर अपने पास आने से रोक दिया, वरना वो वहशी तो मेरा ईवारा की टॉप 1 मॉडल बनने का सपना तोड़ देता। तब उस औरत ने कहा सोच लीजिए आपकी डॉक्टरी होगी। तब मोना ने कहा डोंट वरी, अपनी बेटी की हर पल की खबर है मुझे, वो कब और क्या करती है बस तुम उसको ट्रेन करो। और उसने मुस्कुराकर और कहा अब मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अकाउंट बना लिया है, प्लीज फॉलो करें और आपको मेरी कहानियों से जुड़ी जानकारी वहां मिलेगी। मेरी पॉकेट FM की आईडी में जाकर मुझे फॉलो। 18 याना ने नशे में किया अमन को अपने करीब, और अमन ने क्यों बताया अपना सच। अमन ने अब मीटिंग खत्म करके आगे बढ़ा, तभी एक लड़की जो कि अमन के मिशन में ही एक ऑफिसर थी एकदम अमन को आगे बढ़ता देख भाग कर आगे आई और आहिस्ता से कहा सर मेरे मम्मी पापा आपको डिनर पर इनवाइट किया है, मैंने उनसे आपके बारे में बताया क्योंकि सर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अब दूसरी ऑफिसर ने कहा ये पागल तो नहीं हो गई, डायरेक्ट डिनर पर बुला रहे हैं। तब अमन ने कहा देखो नित्या, डिनर की जरूरत मुझसे ज्यादा दूसरे लड़कों को है,
मैं सिर्फ अपने घर पर खाना पसंद करता हूँ। तब पीछे से अमित ने हंसते हुए कहा, मैडम आप रॉन्ग नंबर डायल कर रही हो, सर ऑलरेडी मैरिड है और अगर भाभी को पता चल गया तो वो तुम्हारे सारे बाल नोच लेंगी। अब अमन ने अमित को घूरा और अमन हंसता हुआ बाहर निकल गया। अब वो लड़की शर्मिंदा सी खड़ी थी। तब दूसरी लड़की ने कहा, डोंट वरी, तुमने अभी ज्वाइन किया है और फिर तुम उस दिन जश्न में भी नहीं आई थी तो तुम्हें पता चल जाता सर की जिंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है। हमने भी उस दिन के बाद सर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। तब उस लड़की ने कहा, सर तो मुझसे इतने प्यार से बात करते थे, मुझे लगा वो मुझे पसंद करते हैं। तब दूसरी ऑफिसर ने हंसकर कहा, सर हम सभी इस तरह बात करते हैं, और वो सब लड़कियां हंसने लगी। अमन अब शाम होते ही आउट हाउस में आया लेकिन उसको याना कहीं नजर नहीं आई। अब अमन ने याना को आवाज लगाई लेकिन वो कहीं नहीं थी और तभी उसको एक लड़की विंडो पर खड़ी दिखी तो अमन उसके पास गया लेकिन जैसे उसने चेहरा घुमाया अमन एकदम शॉक्ड हुआ। ईशा तुम यहाँ, याना कहाँ है? तब एकदम ईशा एक गुलाब का फूल लेकर एक घुटने पर फिल्मी स्टाइल में बैठ गई और अमन को प्रपोज करते हुए कहा, अमन आई लव यू, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब से नहीं तब से जब से मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी। अब अमन ईशा को शौक होकर देख रहा था। उसको नहीं पता था ईशा उसको प्यार करती है। उसको देखकर मुस्कुराना अमन को अब समझ आया था। लेकिन तभी अमन ने कहा, याना कहाँ है? ईशा ने कहा, तुम्हें याना ने मेरे लिए ही यहाँ बुलवाया था। अभी अमन ईशा से कुछ कहता तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे से झांकते याना के पैरों पर गई और वो समझ गया याना इस रूम में ही है। तब अमन ने एकदम ईशा को हक करते हुए कहा, ईशा तुम कितनी बेवकूफ हो, पढ़ी लिखी होकर ये भी नहीं पता एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज किसी होटल या रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के साथ करते हैं। ये आउट हाउस में प्रपोज करने का तरीका किस गधी का था? अब याना ने गुस्से में पर्दा मुट्ठी में भींच कर कहा, यू रास्कल, तुम्हें तो सबक जरूर सिखाओगी। अब ईशा ने कहा, ये आइडिया याना का था वरना मैं तो होटल ही जाना चाहती थी। तब अमन ने कहा, तो चलो हम अभी कैंडल लाइट डिनर के लिए चलते हैं। और ईशा ने खुशी से चहक कर कहा, ओह रियली अमन? तब अमन ने ईशा को कमर से पकड़ा और बाहर आ गया और ईशा भी अमन के बाजू से चिपक कर बाहर निकल गई। अब याना उनके जाने के बाद बाहर आई और गुस्से में अपने दोनों कुल्हों पर हाथ रखकर कहा, इट्स चीपमैन, कमीना कहीं का, पहले जंगल में मेरा फायदा उठाया, मुझे अपनी बातों में फुसला लिया और अब ईशा से भी चिपक गया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब याना पैर पटक कर अपने घर चली गई। अब अमन ने ईशा को एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में लाया और ईशा को बहुत अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर कराया, क्योंकि अमन जानता था ईशा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा अमन के सपोर्ट में रही है। इसलिए अमन जो ईशा को कहने वाला था वो नहीं चाहता था इस लड़की को ऐसा लगे जैसे अमन ने उसको ठुकरा दिया है, कहीं वो इस बात को ज्यादा गहराई से ना ले ले। अब वेटर ने अमन से पूछा, सर और कोई सेवा? अब ईशा ने अपना क्रेडिट कार्ड वेटर को देते हुए बिल पे करने को कहा। तब अमन ने कहा, ईशा इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब ईशा ने कहा, अमन अब हम एक है तो जो मेरा है वो तुम्हारा है, इसलिए इसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी खुशी से बिल पे कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ये होटल बहुत महंगा और मैं तुम पर कोई भी जोर नहीं डालना चाहती। अमन आहिस्ता से मुंह नीचे करके मुस्कुराया क्योंकि समझ गया ईशा सोच रही है मैं उसका यहाँ का डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन तभी वेटर ने कहा, मैडम कैसी बातें करती है, अमन सर के लिए सब फ्री है, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये हमारे देश की सेवा करते हैं, हमारे परिवार की हिफाजत करते हैं। इनसे बिल लिया तो होटल का मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब ईशा ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रहे हो? तब अमन ने उस वेटर से कहा, तुम जाओ मैं समझा दूंगा, और वो वेटर चला गया। अब अमन ने ईशा से कहा, ये होटल का मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब ईशा ने कहा, वाह तुम तो इधर शहर में बहुत अच्छी पहचान बना चुके हो। अब याना ने अमन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अमन मैंने तुम्हारे बारे में डेट को सब बता दिया है और डेट तुम्हें बचपन से ही पसंद करते हैं, तुम 1-2 बार मिले भी हो साहिल अंकल के साथ। तब अमन ने आहिस्ता हाँ में जवाब दिया। अब ईशा ने कहा, साहिल तुम्हें अब ये छोटी मोटी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें याना की बदतमीजी या बर्दाश्त करने की। मेरे डैड ने कहा वो तुम्हें अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब दे देंगे और हम दोनों के लिए शहर में ही एक बंगला खरीद कर दे देंगे। तुम्हें अब याना का बॉडीगार्ड बनकर उसकी जी हुजूरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब अमन ने ईशा की सारी बातें सुनकर आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाले हुए कहा, मैं याना का बॉडीगार्ड उसकी जी हुजूरी करने या पैसों की जरूरत के लिए नहीं बना, मैं याना का बॉडीगार्ड इसलिए बना हूँ क्योंकि उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लड़की मेरी इज्जत है और मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ जो पैसों की खातिर उसके नखरे बर्दाश्त कर रहा है।
मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं राजस्थान के एक बहुत बड़े जमींदार पीर अमल सिंह शेखावत का बेटा हूँ और इंडियन आर्मी फोर्स का एक जनरल मेजर अमन सिंह शेखावत हूँ। मैं तुम्हारी कजन याना का हस्बैंड भी हूँ। अब ईशा को ऐसा लगा जैसे पूरा होटल घूम रहा हो, आसमान धड़ाम से उसके ऊपर गिर गया हो और ईशा उसको फटी फटी आंखों से देख रही थी। और अब ईशा कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई। व्हाट? और ईशा बुरी तरह घबरा गई थी। अब अमन ने उसको गिलास में करके पानी दिया और अब अमन ने ईशा को अपने शहर आने और उसकी शादी होने से लेकर अब तक की हर बात बता दी। अब ईशा के आंसू लगातार बह रहे थे। अब ईशा ने रोते हुए कहा, मुझे आज पहली बार याना से जलन हो रही है, उसको तकदीर से जलन हो रही है। उसको बिन मांगे वो मिल गया जो मुझ जैसी लड़कियों को रो रो भीख मांगने पर भी नहीं मिलता। अब अमन ने कहा, ईशा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा। तब ईशा ने अपनी रोती हुई सूजी आंखों से अमन को देखते हुए कहा, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की भी सूरत, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। और ईशा रोते हुए बाहर की तरफ भाग गई और अमन बेबसी से ईशा को जाते हुए देखता रह गया। अभी वो आगे बढ़ता तभी उसके पास उसके ऑफिसर का कॉल आया। सर, याना मैडम एक बार में पिछले 1 घंटे से लगातार शराब पी रही है, आप उनको यहाँ से आकर ले जाए, वो चलने की कंडीशन में नहीं है और यहाँ कई लड़कों के साथ डांस कर रही है। कि अब अमन का खून जल गया और दांत भींच कर कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अब अमन ने उस ऑफिसर से कहा, ठीक है, तुम अभी अमित से फाइल लेकर पुलिस स्टेशन उसको मैं देखता हूँ। तब अमित ने कहा, ऑफिसर। अब अमन उसी बार में आया। अब वहाँ लड़के लड़कियां मस्त होकर नाच रहे थे, लेकिन याना उसको कहीं नहीं दिखी। अब अमन वेटर के पास आया और उसको याना का फोटो दिखाते हुए कहा, ये लड़की अभी इसी बार में थी, कहाँ गई? अब उस वेटर ने कहा, साहब ये लड़की को 2 लड़के अपने साथ रूम में ऊपर लेकर गए हैं, क्योंकि इस लड़की ने बहुत ज्यादा चढ़ा रखी थी। अब 2 लड़के याना को गोद में उठाकर ले जा रहे थे और याना नशे में कुछ बक रही थी। कमीना अमन शेखावत, मुझे गधी बोलता है, गंधा होगा वो उसका पूरा खानदान, कैसे मेरी ही कजन के साथ चिपक कर दिन गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो लड़के याना को रूम में ले आए। अब उन दोनों ने कहा, आज तो जलपरी हाथ लग, यार पता नहीं कौन है, जरूर इसके आशिक ने इसको धोखा दिया, लेकिन हमारा फायदा हो गया। अब रात भर इस जलपरी से मजे लेंगे। लेकिन तभी उनको पीछे से आवाज आई, इस जलपरी के पीछे एक शार्क भी है, जो तुम दोनों एक झटके में निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। अब उनकी नजर सामने सोफे पर टांग रखे बैठे अमन पर गई और उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये रूम हमने बुक किया है। तभी उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो लड़का मुंह के बल जा गिरा और याना एकदम खड़ी हो गई और कहा, ये मुझे 4 अमन क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब अमन उन लड़कों को भगा कर मार रहा था और याना खिलखिला कर बेड पर उछल कर तालियां बजा रही थी और अपने दोनों हाथों से ढिशूम कर रही थी। अब उसने अमन को देखकर कहा, ओए 4 अमन। अब अमन ने उन सबको मारकर भगा दिया। अब वो याना की तरफ पलटा तो याना अपने दोनों हाथों से बेड पर बैठी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अब अमन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, घर चलो। तब याना ने उसके हाथ पर ताली मारते हुए कहा, अपनी नशे से बंद आंखों को खोलते हुए कहा, ए ड्राइवर अपनी औकात में रहो। तब अमन ने गुस्से में कहा, ड्राइवर नहीं बॉडीगार्ड हूँ। तब याना ने कहा, हो तो मेरे नौकर ही ना। अब अमन ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है मालकिन, घर चलो, तुम्हारे डेड आ चुके हैं, वो तुम्हारा पूछ रहे हैं। अब याना लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई आगे बढ़ी और अभी वो मुंह के बल गिरती तब अमन ने उसको संभाल लिया। अब याना ने उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और अमन ने अब एकदम याना को देखा। अब याना ने अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊंगी नहीं। अब याना ने जमीन पर बैठते हुए कहा, मैंने आज शराब भी इसलिए ही पी है क्योंकि मुझे तुम्हें ईशा के साथ देखना अच्छा नहीं लगा। ये भी मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। अब अमन ने उसका बाजू पकड़ कर खड़ा करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मत बताना, अब घर चलो। अब याना ने कहा, मैं तुम्हारी मैडम हूँ और मुझे गोद में लेकर चलो, मैं खुद से नहीं जाऊंगी। अब अमन जैसे ही झुका उसको उठाने को, उसने तुरंत अमन को अपने ऊपर खींच लिया और अमन के गले में हाथ डालकर कहा, तुम्हें वाइल्ड रोमांस आता है? अब अमन उस लड़की को देख रहा था जो सिर्फ देखने में ही छोटी थी, अंदर से वो पूरी थी। अब अमन ने कहा, मुझे क्या क्या आता है, इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम झेल लोगी मेरा वाइल्ड रोमांस? तब याना ने कहा, उस दिन जंगल में झेला था ना।
अभी झेल लूंगी, क्योंकि जब से तुमने मेरे साथ वो रोमांस किया है तब से मैं एक पल भी तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। सब जगह तुम दिखाई देते हो। अब अमन उस लड़की को गहरी नजरों से देख रहा था जो अपना आप छुपा कर बैठी थी और अमन के सामने ऐसे बनती थी जैसे वो उससे कितनी नफरत करती है। अब उसको इस तरह से देख याना ने उसके होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, किस करना चाहते हो? अब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ करना चाहता हूँ। तब याना ने अपने होंठ उसकी तरफ लाते हुए कहा, तो शुरू हो जाओ। तब अमन ने कहा, मैडम अगर मैं शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद जो होगा वो मैं देख नहीं सकता। उसका इशारा याना के होश में आने के बाद चीखने चिल्लाने पर था, लेकिन याना ने बिल्कुल सही मतलब निकाल कर कहा, क्या होगा? हम दोनों का बेबी होगा। और अमन की मुस्कान गहरी होती चली गई और अब अमन ने उसको गोद में उठाते हुए कहा, फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा। और याना को गोद में लेकर बाहर निकल गया और याना पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए आए और अमन उसको अपने चाचा जी के आउट हाउस में ले आया और उसको बेड पर लेटाकर उसकी सैंडल उतार कर नीचे रखी और उसको बेड पर लेटाकर कंबल ढक दिया। अब याना ने उसका बेहोशी में ही कॉलर पकड़कर कहा, अमन प्लीज मेरे पास आओ ना। अब अमन ने उससे मुश्किल से कॉलर छुड़ाकर कहा, याना गुड नाइट। और अमन बाहर आ गया, लेकिन तभी उसको पीछे साहिल खड़ा देखा जो अमन को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा कर कहा, आई एम इम्प्रेस्ड, एक आर्मी का इतना बड़ा जनरल मेजर एक मामूली सी लड़की की सैंडल उतार रहा है। अब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, वो मामूली नहीं है चाचा जी, वो मेरी बीवी है और मेरे लिए बहुत खास है। और अमन मुस्कुरा कर बाहर निकल गया। आज ईवारा इवेंट शो था। अमन और उसकी टीम बिल्कुल बिजी थी। अमन सबको अपनी अपनी पोजीशन समझा रहा था। अमित, हम सभी आर्मी को स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर होने वाले इस सौदे को रोकना है और उस इवेंट पर मेरी कमिश्नर सर से बात हुई है, वो अपने खास भरोसेमंद ऑफिसर तैनात करेगी और हमें तब वहां जाना है जब लड़कियां फाइनल राउंड पर होगी और उनकी बिड लगेगी। ठीक उसी टाइम पर इन लड़कियों को उठाना है और जब इनके माँ बाप इनकी जमानत कराने आएंगे तब उनको पता चलेगा बेटियों को बेचने का क्या मतलब होता और उसी टाइम उन लड़कियों के उन सब जूरी मेंबर को अरेस्ट करना है और तुरंत स्क्रीन पर जो भी हमने इस इवेंट को लेकर जानकारी ली है वो सबके सामने दिखानी है। अब अमित ने यस सर कहा। अब एक लड़की ने कहा, सर इस तरह तो सबके सामने उन लड़कियों को उठाया जाएगा, उनकी तो बहुत बदनामी होगी। अब अमन ने कहा, इज्जत के लायक काम कर भी नहीं रही है ये लड़कियां। इधर याना और उसकी माँ भी बिजी थी। अब याना ने अपनी मॉम और उस ट्रेनर से कहा, अगर मॉम मैं कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाई तो तब उसकी मॉम ने कहा, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर जापान ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ईवारा टॉप मॉडल बनाकर रहूंगी। अब याना ने अपनी माँ को हक करते हुए कहा, ओह थैंक यू मॉम।
चैप्टर 19 याना का न्यूड मॉडलिंग शो और अमन की हालत। इधर याना और उसकी माँ भी बिजी थी। अब याना ने अपनी मॉम और उस ट्रेनर से कहा, अगर मॉम मैं कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाए तो तब उसकी मॉम ने कहा, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर जापान ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इवारा टॉप मॉडल बनाकर रहूंगी। अब याना ने अपनी माँ को हक करते हुए कहा, ओह थैंक यू मॉम। सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, 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 सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट। धारा किचन में खड़ी खाना बना रही थी और साथ साथ गुना भी रही थी। नित खेर मंगा सोरिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। तभी पीछे से चंचल ने कहा, का जिज्जी तुम है ना जीजा जी की खैर ही मांगती रहना, लेकिन उनको लेकर कोई शहरी छोरी उड़ जावेगी, क्योंकि तब ना तो जीजा जी फोन पर बात करो और ना सामने आने पर छुप जाओ। तब धारा ने कहा, महारे ला जावे। तब चंचल ने कहा, तो एक काम करो, जब मामा जी थारे से जीजा से ब्याह करने कहे तो कहना महारे को ना करनी उनसे शादी, महारे को ला जावे। तब धारा ने कहा कि कहन लागरी तू महारी बहन है कि दुश्मन, शुभ शुभ बोल, थारे जीजा को किसी के साथ सोच के भी महारी जान जावे। और तब चंचल ने कहा, तो फिर बात करो आज अमन जीजा जी फोन पर उनकी खैरियत पूछो और पूछो कब आएंगे। ये छोटी छोटी बातें करने से ही तो प्रेम बढ़े। तब धारा ने कहा, थारे को बड़ा पता है प्रेम के बारे में, कोई कक्षा ले ली है तने। और चंचल हंसने लगी और तभी पीछे से चाची आई और कहा, चंचल बिल्कुल ठीक कह रही से, एक औरत को अपने मर्द की खबर होनी चाहिए कि वो कब और कहा क्या करे से। और तब धारा ने, ठीक है मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन पहले महारे को थोड़ा सोचने दो कि मैं के बात करूंगी। और अब चंचल ने कहा, तुम चलो जिज्जी हम सब बता देंगे। फायर 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 फायर। अमन और उसकी टीम भाग दौड़ में लगी थी। अमन बार बार वॉक टाकी से टीम को ऑर्डर दे रहा था और अमित और अब बिल्डिंग के सामने खड़े थे। अमन ने अपनी टीम से कहा कि पूरी बिल्डिंग को घेर लो, वहां सौदा होने दो। याना मेकअप रूम में बैठी थी और उसकी मोम उसके साथ थी। अब याना के लिए एक शॉर्ट फ्रॉक आया जो उसकी थाई से भी ऊपर था और याना ने उस फ्रॉक को पहना, वो डार्क ब्लू था। सारी लड़कियां अलग अलग ड्रेस पहनकर परफॉर्मेंस देकर आ रही थी। याना की आंखों पर ब्लैक शैडो था और बालों का ऊंचा जुड़ा और उसमें फ्रॉक से मैच होते मोती जुड़े में अटके थे और उसके दोनों कंधों पर पड़े थे। और अब याना दोनों हाथ अपने हिप पर रखकर एक माहिर मॉडल की तरह सामने देखती हुई कैट वॉक करती हुई आई और दोनों साइड देखकर वापस मुड़ी और उसी अदा से चलती हुई वापस जाने लगी। बराबर सॉन्ग चल रहे थे जो उस शो में 4 चांद लगा रहे थे। जलवा 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 जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा, जलवा आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाया, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, है अदा का नजराना, हर जुबान का अफसाना, हर किसी पे छा जाना, हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, है जमाना दीवाना, दिन में तारे दिखलाता, हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा। लड़कियां एक बाद एक रैंप वॉक कर रही थी और उनको नंबर दिए जा रहे थे। एक बड़े गोदाम में कितने सारे लोग जमा थे और वहाँ कितनी सारी गन की पेटियां रखी थी और वो लोग आपस बात करते हुए हर एक गन को चेक कर रहे थे। अब देखने के बाद उस आदमी ने कहा, ठीक है, आपको आपकी पेमेंट 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि हमारे बॉस अभी यहाँ हो रहे इवारा इवेंट में जजमेंट कर रहे हैं। जैसे ही शो होता है आपको पेमेंट मिलेगा और साथ में जलवा भी, क्योंकि आज हमारे बॉस टॉप बनने वाली मॉडल की वर्जिनिटी खरीदेंगे, फिर रात भर शराब और शबाब दोनों चलेंगे। तब पीछे से आवाज आई, लेकिन उससे पहले हमें भी तो खातिरदारी करने का मौका दे दीजिए, क्योंकि हम भी आपको बहुत कुछ देने के ख्वाहिशमंद है। अब सब ने एक साथ मुड़ कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। उनके चारों तरफ सीआरपीएफ के नौजवान हाथों में गन मशीन लेकर खड़े थे और उनके पीछे में व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए अमन फौजी स्टाइल में पीछे कमर पर दोनों हाथ बांध कर खड़ा था और पैरों में हैवी फौजी जूते पहने वो लंबा चौड़ा अमन सिंह शेखावत कोई शेर सा लग रहा था। उसको देखकर सबकी सिटी बीटी गुम हो गई। और अब अमन ने अपनी गर्जदार में कहा, जवानों ये असला कब्जे में ले लो और इन सब को हथकड़ी पहना दो। और अब उनमें से एक आदमी चकमा देकर भागने लगा, लेकिन अमन के एक वार ने उनको जमीन पर पटक दिया। अब टॉप 5 लड़कियों चुनी जा चुकी थी।
और याना खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब याना की मां ने कहा, याना तुम टॉप 5 में आ चुकी हो। तब याना की ट्रेन ने कहा, अभी तो याना टॉप 5 में भी आएगी और टॉप 1 पर भी आएगी। तब एक औरत आई, उसने कहा, अब अगला राउंड बिकनी राउंड होगा। ये राउंड एक लड़के के साथ होगा जो अंडरवेयर में होगा, आप दोनों को बीच लुक दिया जाएगा। तब याना को कुछ हिचकिचाहट हुई और उसने अपनी मॉम से कहा, मोम बिकनी लुक। तब उसकी मां ने कहा, ओह कम ऑन बेबी, ये तो एक मॉडल और मिस वर्ल्ड से लेकर मिस यूनिवर्स तक सब ने ही देना होता है, इसलिए ज्यादा सोचो मत, तैयार हो जाओ, टॉप मॉडल बनना है ना। अब याना ने हाँ में जवाब दिया। तब उसकी मां ने कहा, मां ने कहा, तो जल्दी करो। अब याना हाथ में पकड़े उस 2 पीस बिकनी को देख रही थी। अब उसकी मां ने कहा, देखो वो लड़कियां भी अपना बेस्ट देकर आ रही हैं, अब तुम भी जल्दी करो। और अब याना उस बिकनी को लेकर पहनकर बाहर आई और याना को बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं था वो शॉर्ट्स नहीं पहनती थी, लेकिन बिकनी उसने सिर्फ अपनी दोस्तों के साथ पहनी थी जो कि सब लड़कियां थी, और इसको पहनकर वो सब अकेली स्विमिंग करती थी। लेकिन यहाँ तो हजारों लोग थे, उनके सामने बहुत ओड लग रहा था और उसके दिमाग में किसी के अल्फाज गूंजने लगे, अगर मैंने दोबारा तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देख लिया तो याद रखना, नंगा करके छोड़ूंगा याना को। एकदम से घबराहट होने लगी। अब उसने एकदम अपनी माँ से कहा, मोम अगर अमन को पता चल गया तो। तब उसकी माँ ने कहा, कौन अमन? वो है कौन जिसके बारे में तुम सोच रही हो? तुम्हें रोकने की हिम्मत तो तुम्हारे बाप में नहीं है। तो अमन है किस खेत की मूली, इसलिए ये बेकार लोगों के बारे में सोच का टाइम वेस्ट मत करो। और वैसे भी उस 2 कौड़ी के आदमी की औकात यहाँ का टिकट खरीदने की भी नहीं है, यहाँ उसके आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बस अपने काम पर फोकस करो। कैन यू बिलीव इट, तुम टॉप 5 में आ चुकी हो और इसलिए अब बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है। अब याना ने दिल में कहा, ये मेरी लाइफ है, मैं क्यों उस फिजूल इंसान के बारे में सोचूं। अब उसने फैसला कर ही लिया था। अब याना का फिर से मेकअप हुआ और याना अब एक लड़के साथ चलती हुई बिकनी में आ रही थी। लड़के ने याना की कमर पर हाथ रखा हुआ था और ब्लैक बिकनी में याना का दूधिया जिस्म सबके होश उड़ा रहा था और सब जज याना को रात टपका कर हवस जदा नजरों से देख रहे थे। साथ में इंग्लिश सेक्सी सॉन्ग बज रहे थे। अब कुछ आदमी और औरत जो पुलिस डिपार्टमेंट के थे, अब उन्होंने याना और उसके पीछे आती इसी अंदाज में 2-3 लड़कियों को देखकर कहा, कैसी लड़कियां हैं ये और कैसे माँ बाप है इनके जो अपनी बेटियों को इस तरह नंगा दुनिया के सामने ला रहे हैं। अब उस ऑफिसर लड़की पर अमित का कॉल आया। अब अमित ने कहा, ऑफिसर सानिया क्या चल रहा है यहाँ? तब उस लड़की ने कहा, सर अभी तो बिकनी राउंड चल रहा है। अब अमित ने कहा, तुम सब अपनी अपनी पोजीशन पर हो ना। तब उस लड़की ने कहा, सर फिक्र मत करे, लेकिन सर आपको यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक में कुछ अफरा तफरी मच रही है, शायद किसी ने कोई बात लीक तो नहीं कर दी, लोग कुर्सियां छोड़ कर जा रहे हैं। तब अमित ने कहा, डोंट वरी, कोई बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि चारों तरफ पुलिस ऑफिस तैनात है जो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे और मैं अभी आता हूँ। अब सानिया ने ओके कहा। याना जैसे मूड रही थी तभी एक लड़की ने उसकी टांग में अपनी टांग फंसाकर उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन याना ने बहुत होशियारी से खुद का बैलेंस बना लिया और अपने साथ लड़के पार्टनर की गोद में गिर गई, जिसको देखकर सबने तालियां बजाई क्योंकि सबको लगा ये कोई नया स्टाइल है और इस तरह याना को और ज्यादा नंबर मिल गए। अब अमित वहां आया और याना को इस तरह बिकनी में जाता देख उसके होश उड़ गए, लेकिन अमित को यकीन नहीं आ रहा था वो याना है। इसलिए अमित ने अब अमन को कॉल किया, सर क्या आप अभी इसी वक्त यहाँ आ सकते हैं? तब अमन ने कहा, अमित मैं अभी नहीं आ सकता, मैं इधर इन लोगों से इंक्वायरी कर रहा हूँ। तब अमित ने कहा, सर वहाँ से ज्यादा जरूरी आपका यहाँ आना है, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। अब अमन ने हैरान होकर कहा, कहना क्या चाहते हो? तब अमित ने कहा, मुझे ऐसा लगता है इस कॉन्टेस्ट में याना भाभी भी है। अब अमन को 12,000 का कट एक साथ लगा और गुस्से में कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बीवी के बारे में इतनी बकवास कर रहा है, वो अल्ट्रा मॉडर्न लड़की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो इस तरह के वाहियात कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। तब अमित ने कहा, मैं भी नहीं मान रहा, लेकिन ना जाने क्यों एक लड़की मुझे काफी हद तक याना भाभी की शक्ल पर लगी, इसलिए आपसे कह रहा हूँ एक बार आ जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। तब अमन ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ।
तभी जज ने माइक में कहा, सभी लड़कियों की परफॉर्मेंस और बॉडी फिगर एकदम लाजवाब था, लेकिन हमें अब एक को टॉप 1 पर लाना है और अब इस राउंड के पूरा होने के बाद हम टॉप 1 का अनाउंसमेंट कर देंगे। तब दूसरे जज ने हंसते हुए कहा, किसके चांस है? तब उस आदमी ने कहा, जिस लड़की ने गिरते हुए भी स्टाइल दिखा दिया, आई एम 100% श्योर टॉप 1 मिस याना गहलोत ही है। और याना उसकी माँ अंदर खड़ी ये सब सुन रही थी और याना भागकर अपनी मोम से लिप गई और ये अल्फाज किसी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। अब अमित ने अमन से कहा, अमन यार नाम तो भाभी का ही लिया जा रहा है। अमित जब ड्यूटी से हटकर बात करता था तो अमन को सर नहीं अमन ही बुलाता था। अब अमन ने अपने माथे पर आया पसीना जल्दी से साफ करते हुए कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, याना नाम कोई दुनिया में एक थोड़ी है। अमन जानकर भी अनजान बन रहा था, या शायद उसका दिल अभी ये मानना नहीं चाहता था। अमन जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता था, आज उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि बात उसकी इज्जत पर आई थी। अब अमन मुट्ठी भींच कर खड़ा था। अब याना के पास एक लड़की आई और कहा, याना मैडम अब आप जल्दी तैयार हो जाओ, आप अब टॉप 1 पर आ जाओगी। तब याना ने कहा, अब कौन सी ड्रेस पहननी है? तब उस लड़की ने कहा, ये मैडम न्यूड रैंप वॉक है, यहाँ आपको बिना कपड़ों के वॉक करना है। अब याना उछल पड़ी, वॉट? तब उस लड़की ने कहा, आप इतना हैरान क्यों हो रही हो? कंट्रैक्ट साइन करते वक्त कंट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा था। अब याना ने हैरान होकर अपनी माँ को देखा क्योंकि उसने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर साइन किया था, कंट्रैक्ट रीड उसकी माँ ने किया था। अब याना ने अपनी मोम से कहा, मोम आप जानती थी तो फिर आपने मुझसे क्यों नहीं बताया? तब मोना ने कहा, ओह कम ऑन याना, ये बच्चों जैसी बातें मत करो, मॉडल ऐसे नहीं बना जाता, ये सब करना पड़ता है और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी गाँव देहात में रहने वाली लड़की करती है। अब फाइनल राउंड में आ चुकी हो और टॉप 1 पर आने वाली हो, तुम्हारा सपना अब कुछ कदम की दूरी पर है, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो और तैयार हो जाओ। तब याना ने कहा, नहीं मोम मैं ये न्यूड वॉक नहीं करूंगी। तब मोना ने कहा, याना बेवकूफी मत करो, कुछ नहीं होता, ये मत सोचो तुम न्यूड हो, ये सोचो ये बस एक कॉन्टेस्ट है और अभी तुम बिकनी में थी, सिर्फ तुम्हारे प्राइवेट पार्ट ही कवर थे, अब क्या फर्क पड़ता है, उनको दिखाकर टॉप 1 पर आना है। ये लोग बस तुम्हारी बॉडी को एनालिसिस करेंगे, तुम में कोई कमी तो नहीं है, बस और कुछ नहीं। देखो वो लड़कियां भी तो वॉक करके आ रही है, इसलिए ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो। अब मोना ने याना को आगे बढ़ा दिया। अब एक लड़की ने याना का थोड़ा सा मेकअप किया और उसको एक कोट देते हुए कहा, 10 कदम चलकर आपको ये कोट उतार कर हाथ में लेना है और इसको घसीटते हुए वापस आना है। अब याना ने आहिस्ता से हाँ में गर्दन हिलाई। बाहर अमन और अमित खड़े थे और अमन बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। अब अमन ने कहा, अमित यहाँ कोई हमारी टीम मेंबर तो नहीं है जिसने याना को देखा हो? तब अमित ने कहा, नहीं यहाँ कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, आपके और मेरे सिवा सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हैं। और अमन ने थोड़ी राहत का सांस लिया क्योंकि और वो उनका मेजर था और जो इंसान किसी लड़की को भाव नहीं दे रहा था, अब उसकी बीवी को इतना घटिया काम करते देख तो वो नजरें भी नहीं मिला सकता था। अब लड़कियां चलती हुई आई और आधे रास्ते में ही उन्होंने कोट उतारा तो अमन और अमित ने मुंह फेर लिया। अब अमित ने कहा, किस मिट्टी की बनी है ये लड़कियां? क्या ये हमारे देश की ही लड़कियां है? यकीन नहीं होता। तब अभी अमन मुंह फेरे खड़ा ही था जब अमित ने जल्दी से अमन का कंधा पकड़कर हिलाया और अमन ने अब स्टेज की तरफ देखा। याना एक ऊंचे जुड़े में और चेहरे पर खतरनाक मेकअप किए कोट में आगे बढ़ती हुई आई और अमन के खून का पानी बन चुका था। उसको ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से किसी ने उसकी जान खींच ली हो। उस यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर वो क्या देख रहा है। उसकी बीवी इस हद तक गिरी हुई है, उस पर आज खुला था। और अब याना ने अपना कोट उतारने को चैन पर हाथ बढ़ाया और अमन पत्थर का हो चुका था। जब 20 चल कपड़े उतार में देखूंगा तुझे। अमन ने क्यों जला दिए याना के कपड़े। और अब याना ने अपने कोट को उतारने के लिए जैसे ही चैन पर हाथ डाला तभी वो इधर उधर देखने लगी क्योंकि वो यहाँ से भागने का रास्ता देख रही थी, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा गवारा नहीं कर रही थी इस तरह अपने जिस्म को दिखाना। कुछ था जो उसको रोक रहा था, लेकिन उससे पहले ही याना के मुंह पर किसी का एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आकर लगा और याना मुंह के बल स्टेज पर जा गिरी और अब वो फटी फटी आंखों से अमन को देख रही थी। अमन शोला बरसाती नजरों से याना को देख रहा था और याना अंदर तक सहम गई थी। अमन का एक थप्पड़ पड़ते ही उसका सिर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा आने लगा और तभी अमन ने याना का बाजू सख्ती से पकड़कर उसको झटके से स्टेज से उठाया और उसको खींचता हुआ स्टेज से नीचे ले आया और अमित से कहा, तुम इसको पिछले रास्ते लेकर जाओ क्योंकि मीडिया अंदर आ चुकी है।
तब अमित ने ऑफ कहा और याना से कहा चलिए भाभी, और याना खामोशी से अमित के पीछे चल दी। उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर सुकून था वो कपड़े उतारने से बच गई थी, इसलिए उसको अमन का थप्पड़ मारना भी बुरा नहीं लगा। अब वहां भगदड़ मच चुकी थी और अब लेडीज पुलिस और फोर्स ने पूरे स्टेडियम को घेर लिया था और स्क्रीन पर अब इस इवेंट का असली चेहरा चल रहा था। जो लड़कियां इवारा की टॉप मॉडल बनी थी वो रो रो कर अपनी दास्तान बता रही थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और जो लोग जज बने हुए थे वो लोग एक क्रिमिनल और गैर कानूनी काम करने वाले थे। और अब सब लड़कियां हाथ पैर जोड़ रही थी लेडीज पुलिस के सामने, और उनके माँ बाप भी अरेस्ट हो चुके थे। लेकिन मोना को भी अमन ने लेडीज पुलिस कहकर वहां से निकलवा दिया था, क्योंकि मोना का अरेस्ट होने का मतलब था उसके चाचा की बदनामी, जो अमन नहीं चाहता था। अब याना गाड़ी में बैठी हुई बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर से ही देख रही थी पुलिस किस तरह से मारते हुए उन लड़कियों को ले जा रही थी। कुछ अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब याना दिल ही दिल में अमन की एहसानमंद हुई कि उसने आज भी उसकी कितनी बड़ी बर्बादी से बचा लिया था, वरना वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। इतने बड़े शो का क्या चेहरा सामने आया था। लेकिन अब याना को अमन की खून बरसाती नजरें याद आई और वो फिर से घबराने लगी। अब मोना बाहर आकर याना को ढूंढ रही थी, वो कहीं नहीं मिल रही थी और साथ साथ उन कॉन्टेस्ट वालों को भी गालियां दे रही थी। धोखेबाजी, कामिने कहीं के, इतना बड़ा शो और इतना बड़ा धोखा। इनके चक्कर में मैंने याना को मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भी नहीं जाने दिया। अगर वहां भेज देती तो गारंटी के साथ मेरी बेटी जीत कर आते। फिटे मुंह इनका। अब कहाँ ढूंढो अपनी बेटी को, कहीं उसको पुलिस ने तो अरेस्ट नहीं कर लिया। और तभी एक औरत मोना के पास आई और मोना से कहा मैडम आप परेशान ना हो, आपकी बेटी सेफ है, वो घर पहुंच जाएगी। और तब मोना को तसल्ली हुई तो वो घर के लिए निकल गई। और याना कितनी देर तक गाड़ी में बैठी रही और तभी अमन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और याना का जिस्म उसके चेहरे की सख्ती को देखकर सुन पड़ गया। उसका चेहरा गुस्से और बर्दाश्त की शिद्दत से लाल पड़ चुका था। अमन ने याना से एक लफ्ज भी नहीं कहा था और खामोशी से फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था, लेकिन याना जान चुकी थी वो बहुत गुस्से में है, इसलिए याना बिल्कुल खामोश डरी सहमी बैठी थी और डर रही थी। और अब याना ने खुद से मन में कहा ये मेरी लाइफ है और मैं जो चाहे वो करूं, मुझे क्यों इससे इतना डर लग रहा है। ये मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा बाप थोड़ी है, और मुझे तो अपने मोम डेड से भी इतना डर नहीं लगा, फिर इससे इतना क्यों डर लग रहा है। भाड़ में जाए ये, एक बार घर आ जाने दो फिर देख लूंगी इसको। तभी गाड़ी उसकी सोसाइटी में इंटर हुई तो याना ने सुकून का सांस लिया, लेकिन वो कार याना के बंगले से 10 मिनट पहले ही मिस्टर मल्होत्रा के बंगले के सामने रुक गई और गार्ड ने तुरंत सैल्यूट करके बंगले का दरवाजा खोला। अब याना हैरान हुई। अब उसने दिल में कहा ये मुझे मल्होत्रा अंकल के बंगले पर क्यों ले आया, क्या करना चाहता है, कहीं ये पूरे सोसाइटी को जमा करके तो मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता। अभी याना सोच ही रही थी जब उसने एक झटके से याना का बाजू पकड़ा और उसको बेदर्दी से बाहर की तरफ खींचा और याना ने चीख कर कहा छोड़ो मुझे, ये तुम मुझे मल्होत्रा अंकल के बंगले पर क्यों ले जा रहे हो, इरादा क्या है तुम्हारा। मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे ही करेंगे। लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसको खींचता हुआ ले जा रहा था और याना उसके साथ दौड़ना पड़ रहा था। याना को अभी पता चला था उसकी चलने की स्पीड कितनी है कि उसको उसके साथ दौड़ना पड़ रहा था। अब अमन अंदर आया तो याना कई साल बाद उस बंगले में आई थी, बस 1-2 बार बचपन में आई थी, तब से ही ये शहर का सबसे खूबसूरत और कीमती बंगला याना को पसंद आ गया था और आज तो उसकी खूबसूरती पहले से भी कई गुना ज्यादा था। अब अमन ने वहां काम करते नौकरों से कहा सब सर्वेंट क्वार्टर में जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं कोई यहाँ मत आना। और अब सब एक एक करके बाहर निकल गए और याना हैरान थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी अमन ने याना को सोफे पर धक्का दिया और याना मुंह के बल सोफे में घुस गई और उसका लॉन्ग कोट जिसको वो स्टेज पर उतारने वाली थी वो एक झटके से ऊपर उठा और याना ने फुर्ती से उसको नीचे कर लिया, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल न्यूड थी और अमन उसकी ये हरकत नोट कर चुका था। अब अमन एक झटके से सामने वाली कुर्सी पर बैठा और टांग पर टांग रखकर सिगरेट जलाते हुए कहा बहुत शौक है ना तुझे कपड़े उतारने का, चल उतार कपड़े, आज मैं देखूंगा तेरे नंगे जिस्म को। तब याना ने अपने कोट मुट्ठी में भींच कर कहा मैं नहीं उतारूंगी। तब अमन ने गुर्राते हुए कहा हरकतें बार डांसर और टैक्सी लड़कियों की और बातें सीता की।
चल नौटंकी बंद कर और कपड़े उतार। और याना उसका इस तरह बात करना बहुत गुस्सा दिला रहा था, लेकिन वो चुप थी क्योंकि गलती तो उसने की थी। चल खड़ी हो अब मेरे सामने न्यूड रैंप वॉक कर, मैं देखना चाहता हूँ क्या जलवा दिखाने वाली थी वहाँ पर। आखिर तुझे टॉप 1 पर रखा जा रहा था, मैं भी देखना चाहता हूँ इस टॉप की रन तारांकन को। और अमन के इतना कहते ही याना के गले में एक आंसुओं का एक गोला सा फंस गया और उसकी दबी दबी सिसकी निकली, क्योंकि उसको नहीं पता था इस शो में जाने के बाद वो इस हद तक अमन की नजरों में गिर जाएगी कि वो उसको इतने घटिया नाम से पुकारेगा। अब याना को कुछ नहीं सूझा और रोना शुरू कर दिया। तब अमन एक झटके से उसके करीब आया तो याना एकदम पीछे हो गई। अब अमन ने कहा, सिर्फ सुनना ही इतना तकलीफ दे रहा है, तू तो बनने जा रही थी, अब ये रोने का ड्रामा क्यों दिखा रही है? तेरी जैसी औरतों की औकात यही होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा गिरी हुई। अब याना पीछे सोफे में धंसी जा रही थी और अमन उसके ऊपर झुका जा रहा था। गुस्से से अमन की माथे की नसें फूल रही थी। उसको इस टाइम इतना गुस्सा था, उसका मन कर रहा था इस लड़की को चीर फाड़ दे, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। अब अमन ने दांत भींच कर कहा, जो जिस्म तू उन हजारों आदमियों के सामने दिखाने जा रही थी, अब मुझे दिखा क्योंकि मैं हक रखता हूँ देखने का। अब याना ने आहिस्ता से कहा, मैं कपड़े नहीं उतारने वाली थी। तब अमन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए दहाड़ कर कहा, साली ड्रामा करती है मेरे सामने सती सावित्री बनने का, वहाँ हजारों आदमियों को अपनी वर्जिनिटी बेचने गई थी। अब अमन पूरी ताकत दहाड़ कर कहा, मादर चौ तारांकन नंगी होने गई थी उनके सामने, मेरी इज्जत की नीलामी कर रही थी। इस टाइम वो एक राजपूती मर्द था जो अपनी इज्जत उछालने वाली औरत की गर्दन काट देते हैं, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा था अपने चाचा की वजह से। और याना बुरी तरह से कांप गई और होठों पर सदमे से दोनों हाथ रखकर रोने लगी, क्योंकि उसको अंदाजा अब हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि याना पहली बार किसी मर्द को इतने खतरनाक गुस्से में देख रही थी। और अब याना अंदर तक थर थर कांप रही। अमन की आंखें और चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल अंगारा हो रही थी, चेहरा की नसें फूल रही थी। अब अमन ने याना के बाल पकड़कर मुट्ठी में भींचकर उसको ऊपर उठाया और याना की एक चीख निकल गई, क्योंकि आज अमन उससे जरा भी नरमी बरतना नहीं चाहता था। याना सुर्खियों से रो रही थी, रोने से याना की आंखें सूज गई थी और आंखें और होंठ लाल सुर्ख हो रहे थे। अब अमन ने सख्ती से लेकिन आहिस्ता कहा, लगता है तेरी नैनी ने तुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा सबक दिया है। तुझे औरत की इज्जत उसकी जान से ज्यादा प्यारी होती है, क्योंकि उसको ऐसे किसी घटिया कॉन्टेस्ट में ले जाकर उसकी मुंह मांगी कीमत जो लेनी होती है। अब याना ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। अब अमन ने गुर्रा कर कहा, झूठी कहानी बनाई थी ना तूने, क्योंकि तू मुझसे अपनी वर्जिनिटी बचानी थी ताकि तू इस कॉन्टेस्ट में इसको बेच सके। अब याना ने रोते हुए हिचकियों से कहा, मुमा मुझसे बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अमन। अब अमन ने उसका कान मुट्ठी में भींच कर कहा, गलती नहीं है ये जो तू करने जा रही थी, ये गुनाह, और आज मैं तुझे इस गुनाह एहसास कराऊंगा। तुझे आज रात उस लावे में जलाऊंगा जो मेरे अंदर पक रहा है। एक कुबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष, 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 एक कुबड़ वाला ऊंट, एक कुबड़ वाला ऊंट। धारा हाथ में फोन लेकर बैठी थी और चंचल ने कहा कि सोचन लाग रही से करती क्यों ना है जीजा को फोन। तब धारा ने कहा, मैं के बात करूंगी उनसे। तब धारा ने कहा, महाराज सर जब 1 घंटा हो गया थारे को समझाते समझाते, होर के बात करेगी, पहले जब जीजा जी फोन उठावेगे तो कहियो, ए जी कैसे हो, जब जीजा कहेगे मैं ठीक हूँ तो कहना, लेकिन मैं ठीक ना से, महारे को ना दिन में चैन है ना रातों को नींद आवे, बस थारी याद सतावे कब आओगे, महाराज जी ना लगता थारे बगैर। तब धारा ने कहा, मैं ऐसे कैसे बात करूंगी, महारे को तो उनकी आवाज सुन के ही महारी जुबान तालू से चिपक जाए, मैं कैसे कहूंगी महारा थारे बिना जी ना लगता। अब चंचल उसको कुछ कहती तभी पूनम ने पीछे से कहा, देख तू ज्यादा फिक्र ना कर, जब तू बात करेंगी तो मैं थारे सामने एक कॉपी पर लिख लिख दिखाती रहूंगी और तू बोलती रहना ठीक से। तब धारा ने कहा, हाँ यह तरकीब घनी चोखी। लेकिन तभी पीछे से सूरज ने कहा, लेकिन धारा भाभी सा, दिन में फोन मिलान से कोई फायदा ना है, क्योंकि हमारे वीर जी इस टाइम ऑन ड्यूटी होते हैं। पहली बात तो वो आपका फोन उठाएंगे नहीं, अगर उठा भी लिया तो आपको ऐसा देंगे कि पूरी जिंदगी याद रखोगी, इसलिए फोन रात को करना।
अब पूनम ने हाँ सूरज ठीक कह रहा से। अब सूरज ने धारा से कहा, धारा भाभी सा हमारे कपड़े धो भी लाया होगा, उसमें मेरी काली कमीज थी। तब धारा ने कहा, हाँ सूरज भाई साहब वो मैं अभी लाए, और धारा ने सूरज की शर्ट ला कर दे दी। तब चंचल ने कहा, अब खुद अपना ध्यान रखना सीखो, अब कुछ दिनों बाद महारी जिज्जी की शादी अमन जीजा जी से हो जाएगी, तब वह को जीजा जी के कामों से ही फुर्सत ना मिलेगी, तब वह थारा ध्यान ना रखेगी, इसलिए अपना ध्यान रखना सीखो। तब धारा ने कहा, चंचल ऐसी कई कह रही, मैं शादी के बाद भी सूरज, मयंक, गुड्डू और शिवानी का ऐसे ही ध्यान रखूंगी जैसे रखती आई। अब सूरज ने कहा, देख ले पीपल के चुड़ैल, महारी भाभी सा सबसे अच्छी है, वो अमन भाई सा से पहले महरा ध्यान रखेगी, क्यों भाभी सा? अब धारा ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल। अब चंचल ने कहा, रुक जरा, महारे को पीपल की चुड़ैल कह रहा से। जंगल भूत और दोनों बाहर की तरफ भागे। अब धारा मुस्कुराते हुए सोच रही थी, सब कुछ है हमारे पास अमन जी, बस अब हमारी जिंदगी में आपकी कमी से आप जल्दी से आ जाओ तो वह भी पूरी हो जा। अब धारा ने दिल में मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं के कर रहे होंगे इस टाइम महारे बलमा। फायर 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 फायर। अब याना की गिरफ्त में बुरी तरह से कांप रही थी। तब अमन ने गुस्से में कहा, अब डर लग रहा है? तब डर नहीं लगा जब मेरी इज्जत को भरे बाजार में नीलाम कर रही थी। तब याना ने हिम्मत करके गुस्से में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी लाइफ है, इसको बर्बाद करूँ या आबाद करूँ, तुम हो कौन मुझे इस तरह डील करने वाले? मेरे डैड ने मुझसे आज तक इतनी सख्ती नहीं दिखाई जितनी तुम दिखा रहे हो। तब अमन ने गुर्रा कर कहा, आज रात तुझे बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं हूँ कौन और मुझे कितना फर्क पड़ता है इस सब से। चल अब कपड़े उतार और स्टार्ट हो जा कैट वॉक के लिए। तब याना ने सख्त बनते हुए कहा, मैं नहीं उतारूंगी। तब अमन ने कहा, क्यों नहीं उतारेगी, वहां हजारों में उतार सकती है। मेरे सामने नहीं। तब याना ने हिचकियों से रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था वहां ऐसा कोई शूट होगा। तभी अमन का एक और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। अब याना फर्श पर पड़ी बिलख बिलख कर रोने लगी। अब अमन ने गुस्से में चीख कर, टॉप 1 पर थी तू, क्या उन्होंने बिना तेरा जिस्म देखे तुझे टॉप 1 पर कर दिया? और तुझे कैसे नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट साइन तेरी माँ ने किया था। अब याना बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि अगर वो बताती उसने बिना पेपर रीड किए साइन किए थे तो वो यकीन नहीं करता। अब याना फर्श पर पड़े पड़े ही रोने लगी। तभी अमन ने कहा, तू कपड़े उतारती है या नहीं? अब याना ने रोते रोते गर्दन नामे हिलाए और अमन ने तभी एक लाइटर जलाया और याना के कोट में आग लगा दी और याना ने चीखते हुए वो कोट उतार फेंका। और अब वो अमन के सामने बिल्कुल न्यूट खड़ी थी और अब वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अमन ने तभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसको भागने से रोक लिया। अब अमन ने उसको दूर धकेला और वो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी और अमन उसके चारों तरफ घूमते हुए उसको देखा और फिर उसके बम पर हाथ मारते हुए एक ठंडी सांस ली और मुस्कुरा कर बोला, उफ, काफी हॉट हो तुम, और ये खूबसूरती तुम उन ना मर्दों के लिए मुझसे बचा रही थी जो सबसे पहला और आखिरी मर्द है तुम्हें इस तरह देखने वाला। और याना अब शर्म के मारे जमीन में धंसी जा रही थी। अब अमन ने सोफे पर टांग रख कर बैठ गया और याना से कहा, चल अब कैट वॉक कर, मैं देखूं तेरी अदा, जो तूने हजारों मर्दों के होश उड़ा दिए। और याना खड़ी हुई आंसू बहा रही थी। अब अमन ने दहाड़ कर कहा, स्टार्ट कर, और याना एकदम कांप गई और कैट वॉक करने लगी। और अब अमन के जिस्म में एक आग सी उठ रही थी और उसने देखते ही देखते अपनी शर्ट उतार दी। और अब याना जैसे ही पलटी एकदम अमन के सीने से जा लगी और उसका जिस्म अमन के गर्म जिस्म से टकराया तो याना के होश खोने लगे। अब अमन ने कहा, बस अब मैं और इससे ज्यादा तुम्हारे जिस्म को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम 50 करोड़ में अपनी वर्जिनिटी बेचने गई थी ना, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हारी वर्जिनिटी की, बस तुम्हें रात भर मुझे कॉपरेट करना है। तब याना ने रोते हुए कहा, मैं वहाँ पैसों के लिए नहीं गई थी, मैं टॉप मॉडल बनना चाहती थी इसलिए गई थी। तब अमन ने कहा, चल रूम में, आज रात मैं तुझे टॉप मॉडल बनाता हूँ। अब अमन ने अजीब ढंग से मुस्कुरा कर कहा, तुझे तब तक टॉप पर रखूंगा जब तक तेरी टॉप पर आने की ख्वाहिश पूरी न हो जाए। और अमन ने अब याना हाथ पकड़ा और उसको सख्ती से खींचा और अमन उसको खींचकर रूम में ले जाने लगा। और याना अब बुरी तरह रो रही थी और उससे रो रो कर माफी मांग रही थी, लेकिन अब वो उसको छोड़ने वाला नहीं था। आगे का चैप्टर वेडनेसडे को आएगा, तब का के लिए चैप्टर को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।